हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल्ड रूप से जानेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे देखने के लिए मिलता है। तो आज हम लोग गुप्त साम्राज्य को डिटेल में पढ़ेंगे और इसे समझने और याद करने की कोशिश करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देना चाहूंगा। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है, अर्थात किस वंश को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश अर्थात गुप्त युग। ठीक है, आप गुप्त वंश बोल सकते हैं, गुप्त युग बोल सकते हैं, गुप्त काल बोल सकते हैं और गुप्त साम्राज्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल के नाम से किसे जाना जाता है? गुप्त वंश को जाना जाता है। तो हम लोग साइड में यहाँ लिख लेते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो गुप्त वंश को जानते हैं। इंग्लिश में इसे गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की जब बात की जाती है तो इसका उदय जो है कौशाम्बी में हुआ था। प्रयाग के निकट जो है कौशाम्बी में है, वहीं पे गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। और ऐसा कहा जाता है, अर्थात संभवतः गुप्त लोग जो है कुषाणों के सामंत थे। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासकों के सामंत थे। किसके बारे में बात की जा रही है? तो गुप्त लोगों के बारे में बात की जा रही है। जब हम लोग बात करते हैं गुप्त वंश की संस्थापक की, तो श्रीगुप्त जो है इसके संस्थापक थे, जिसका कार्यकाल है 240 से 280 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो ईस्वी में आएगा। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। इसका कार्यकाल कब से कब तक? 240 से 280 तक। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का उदय होता है कौशाम्बी में, जो कि प्रयाग के निकट है। और ऐसा माना जाता है कि गुप्त लोग जो है कुषाणों के सामंत थे। श्रीगुप्त पहले शासक थे अर्थात संस्थापक थे। और इसके उत्तराधिकारी की जब बात की जाए तो उसका नाम है घटोत्कच। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? घटोत्कच। और इसका कार्यकाल जो है 280 से 320 ईस्वी तक रहा है। पहला और संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। दूसरा उसका उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी था। पहला का अगर कार्यकाल की बात की जाए 240 से 280 ईस्वी, और घटोत्कच की जब बात की जाए 280 से 320 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, गुप्त वंश की जब महान सम्राट की बात की जाती है तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट थे। गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और यह जो है 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 240 से 80 थे श्रीगुप्त, 280 से 320 घटोत्कच, और 320 में गद्दी पर कौन बैठता है? चंद्रगुप्त प्रथम बैठते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है प्रथम महान सम्राट थे गुप्त वंश के। चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे? तो गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट थे। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह गद्दी पर कब बैठे थे? 320 ईस्वी में बैठे थे। और इसका विवाह किससे हुआ था? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसका विवाह होता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, गुप्त संवत जो है 319-20 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो 319-20 ईस्वी में की गई थी। और इसकी शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। गुप्त संवत जारी करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और गुप्त संवत कब जारी किया गया था? 319 ईस्वी में गुप्त संवत जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। अगर हम लोग राजा की बात करें तो सबसे पहले श्रीगुप्त, संस्थापक भी थे श्रीगुप्त।
ठीक है। उसके बाद जो है घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद जो है समुद्रगुप्त उसके उत्तराधिकारी हुए, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठे? 335 ईस्वी में। इससे पहले हम लोगों ने चंद्रगुप्त प्रथम की बात की, जिन्होंने 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, और समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। तो आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को किसने पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किए थे। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किए थे, और इसी विजय के कारण जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की कुछ और भी उपाधियां थी, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो समुद्रगुप्त जो थे ये अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण किए थे, विक्रमांक की उपाधि धारण किए थे, और परम भागवत की भी उपाधि इन्होंने धारण किया था। अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत। अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसे कविराज भी कहा जाता है। तो डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कविराज नाम से किसे जाना जाता है, या फिर किस शासक को कविराज भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है कविराज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक थे? तो ये विष्णु के उपासक थे। और ऐसा कहा जाता है कि गुप्त शासक जो थे वो वैश्य थे। गुप्त शासक जो है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। गुप्त शासक जो है ये कैसे थे? वैश्य थे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं ये विष्णु उपासक थे। वैश्य का सेंस यहाँ पर विष्णु उपासक है। ठीक है। गुप्त शासक जो है ये वैश्य थे, अर्थात विष्णु के उपासक थे। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त की बात की जा रही है, जो कि विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। ये हमें कैसे पता चलता है? तो इसका अनुमान जो है उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लाया गया है। तो उसने जो सिक्के जारी किए थे उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्के में। तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, और हरिसेन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन को जाता है। नेक्स्ट हम लोग नोट पॉइंट को देख लेते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि ये अश्वमेध कर्ता की भी उपाधि धारण किए हुए थे। और परम भागवत की जब बात की जाती है तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। गया एवं नालंदा से मिले दो ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को जो है परम भागवत कहा गया है, ये कहाँ से मिलता है इसका प्रमाण? तो गया एवं नालंदा से मिले दो ताम्रलेख में ये प्रमाण मिलता है हमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इससे पहले हम लोगों ने गुप्त वंश के संस्थापक अर्थात प्रथम शासक के बारे में देखा। तो वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। उसके उत्तराधिकारी कौन थे? तो घटोत्कच आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके उत्तराधिकारी कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय उसके उत्तराधिकारी बनते हैं, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था।
फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसे वीणा बजाते हुए सिक्का पर दिखाया गया है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसके समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए थे। तो यहाँ से आपका मस्त क्वेश्चन बनता है कि फाहियान जो भारत आए थे, जो कि चीनी यात्री थे, किसके कार्यकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आए थे, जो कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। फाहियान किसके काल में भारत आए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए। और फाहियान कौन थे? वो चीनी बौद्ध यात्री थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। तो शकों के विजय के उपलक्ष्य में किसने चांदी के सिक्के चलाए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने चांदी के सिक्के चलाए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक था, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण की थी, यह उपाधि इससे पहले जो है 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक को हराकर ये उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस चीज की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। साब कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। इससे पहले हम लोगों ने हरिसेन के बारे में पढ़ा था, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अभी हम लोग साव के बारे में देखें, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है विद्या के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विद्या के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। किसके अनुसार? तो अनुश्रुति के अनुसार। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। तो ये एक मस्त क्वेश्चन बन जाता है कि गुप्त काल में किस शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे जो है नवरत्न नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग अकबर में भी पढ़ेंगे नवरत्न के बारे में। ठीक है, अकबर के भी नवरत्न थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के भी नवरत्न थे। ये आप लोगों को याद रखना है। अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय में जब सिमिलरिटी की बात की जाए, तो इसका ये सिमिलरिटी है कि दोनों में नवरत्न उपस्थित थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के भी दरबार में और अकबर के भी दरबार में। ये हम लोग आगे जानेंगे। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रणी थे। अर्थात ये कहा जा रहा है कि ये 9 विद्वानों का जो एक मंडली निवास करता था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसे नवरत्न कहते थे, उसमें सबसे अग्रणी किसे माना गया है? तो कालिदास को माना गया है। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। तो ये सारे विद्वान थे जो कि नवरत्न के अंदर आते थे। कालिदास एक हो गया, उसके बाद धन्वंतरी हो गया, फिर छपनक हो गया। छपनक कौन थे? तो ये ज्योतिष के विद्वान थे। छपनक कौन थे? ज्योतिष के विद्वान। ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, ज्योतिष जो है उसके बारे में पता लगा कि नोट में छाप देती है। ज्योतिष किसी के बारे में पता लगा कि वो छाप देती है। तो छपनक हो जाएगा ज्योतिष के विद्वान। अमर सिंह हो जाएंगे कोषकार। कोषकार अध्यक्ष कौन थे? तो अमर सिंह। शंकु कौन थे? तो वास्तुकार थे। आर्किटेक्चर किसे कहा गया है? शंकु को कहा गया है। आर्किटेक्चरर बोल सकते हैं आप लोग। शंकु वास्तुकार। बेताल भट्ट घटकर पर, वराह मिहिर जो कि खगोल विज्ञान थे। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौरत्न थे, उसमें से ज्योतिष के विद्वान कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा छपनक।
उसमें से खगोलीय विज्ञान कौन थे? तो वराहमिहिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। खगोलीय विज्ञान कौन थे? वराहमिहिर। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव कौन थे? वीरसेन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव कौन थे? वीरसेन थे। संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन, जो कि शैव मतावलंबी था। किसको मानता था? शैव धर्म को मानता था, इसलिए कहा गया है वीरसेन जो है शैव मतावलंबी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक सचिव कौन था? वीरसेन था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। तो शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो वीरसेन ने करवाया था। किसने करवाया था? वीरसेन ने। और वीरसेन कौन था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव थे। और वो किस धर्म के मतावलंबी थे? तो शैव धर्म के मतावलंबी थे। वीरसेन ही वो व्यक्ति थे जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन जो है वो व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था, और उसके साथ साथ वो एक कवि भी थे। किसके बारे में बात किया जा रहा है? वीरसेन के बारे में। वीरसेन कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहक सचिव थे। किस धर्म का मतावलंबी थे? शैव धर्म का। इन्होंने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम, या फिर इसे गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कार्यकाल 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम या फिर गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। अर्थात हम लोग कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? कुमारगुप्त प्रथम था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जो है कुमारगुप्त को जाता है। और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। देखिए सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार जो है ना बहुतों के द्वारा किया गया है, उसमें से एक था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने किसे सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था? तो पर्णदत्त को। ठीक है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। सौराष्ट्र कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ठीक है। और स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त काल के वे कौन से शासक थे जिनके काल में जो है हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। अंतिम गुप्त शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। अंतिम गुप्त शासक किसे माना जाता है? विष्णुगुप्त को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन थी? तो देश सबसे बड़ी थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, और इसके जो शासक होते थे उसे गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या फिर प्रांत थी, जिसके शासक उपड़िक कहलाते थे। दूसरी प्रादेशिक इकाई की बात की जाए तो ये भुक्ति या फिर प्रांत आप लोग कह सकते हैं, जो कि इसके नीचे आएगा। ठीक है। प्रांत के शासक को क्या कहा जाता था? उपड़ी कहा जाता था। और देश के शासक को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। देश गोपना, प्रांत उपड़िक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति होती थे। भुक्ति के नीचे क्या होती थी? देखिए, प्रांत को ही भुक्ति कहा गया है। ठीक है। प्रांत को भुक्ति कहा गया है, और इसके नीचे जो है विषय होता था, जिसे कि जिला भी कहा जाता है। सबसे पहले देश, और देश के जो शासक को गोपना, उसके नीचे प्रांत या फिर भुक्ति, उसके शासक को उपड़िक, और सबसे नीचे जो थे विषय या फिर जिला।
इसके शासक को जो है विषयपति कहा जाता था। इसके शासक को क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। जो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी थे उसे चाट और भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग का जो मेन ऑफिसर था उसे दंडपाशिक कहा जाता था। उसके कर्मचारी को चाट और भाट और पुलिस विभाग के मेन ऑफिसर को दंडपाशिक। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई देश और सबसे छोटी इकाई प्रशासन की क्या थी? तो ग्राम थी। ये मैं समझाने के लिए इस तरह से लिखा हूँ, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोटेड है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था? या फिर ओरिजिनेट होता था या फिर सर्कुलर होता था? तो ग्राम का प्रशासन जो है ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता था, अर्थात कंट्रोल होता था। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य इसके महत्तर कहलाते थे। ग्राम सभा का मुखिया जो है ग्रामीण कहलाता था और अन्य सदस्य जो थे वो महत्तर कहलाते थे। तो ग्रामीण आप लोगों को याद रखना है। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम के जो समूह होते थे इसकी छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपात्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। तो गुप्त शासक जो है कुमार गुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, उसके दामोदरपुर ताम्रपात्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। भूमि बिक्री संबंधी का उल्लेख किसमें मिलता है? तो गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर अभिलेख में, अर्थात दामोदरपुर ताम्र अभिलेख में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। भू राजस्व जो होते थे टोटल प्रोडक्शन का 1/4 से लेके 1/6 तक ये हुआ करता था। टोटल प्रोडक्शन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, अर्थात गुप्त काल में जो है बलात् श्रम किए जाते थे, अर्थात करवाए जाते थे। गुप्त काल में जो है बलात् श्रम करवाए जाते थे जो कि राज्य के लिए एक आय का स्रोत माना जाता था। और ये बालात श्रम जो है इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला एक कर भी माना जाता था, क्योंकि वो अपने पुत्र को सौंप देते थे काम करने के लिए, इसलिए इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है और उसे समझना है ताकि ज्यादा दिनों तक ये याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। तो गुप्त साम्राज्य की भूमि की बात की जा रही है, तो कौन कौन से प्रकार की थी? क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चरागाह भूमि, सील भूमि और अप्रहत भूमि। क्षेत्र भूमि का अर्थ है कृषि करने योग्य भूमि। क्षेत्र भूमि किसे कहा जाता है? जो कि कृषि करने के योग्य हो, उसे क्षेत्र भूमि कहा जाता है। वास्तु भूमि वास करने योग्य हो। वास्तु भूमि किसे कहा जाता है? जो कि वास अर्थात निवास करने योग्य हो। चरागाह भूमि, तो चरागाह से ही पता चलता है कि पशुओं के चारा योग्य भूमि को चरागाह भूमि कहा जाता है। सील भूमि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, ऐसी भूमि जो कि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे ही सील भूमि कहा जाता था। जो कि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील भूमि कहा जाता था। अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होता था, और जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहत भूमि कहा जाता था। क्षेत्र ऐसी भूमि जो कि कृषि करने योग्य हो, और सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। क्षेत्र को आप सील के अपोजिट बोल सकते हैं। अप्रहत जो है जंगली भूमि होता था, वास्तु जो है वास करने योग्य, सील जो है भूमि जो कि जोतने योग्य नहीं होता था, और चरागाह जो कि नाम से ही स्पष्ट है पशुओं के चारा योग्य भूमि को
चरागाह भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पे गुप्त वंश के कुछ पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, उसे याद रखना और दिमाग में भी रखना पड़ता है। तो आप लोग इसका एक बार कम से कम रिवीजन कर ले, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए और याद हो जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।